बच्चों, आज मैं लाया हूँ क्लास 10 CBSE बोर्ड का पेपर 2023-24 का, जो कि है आपका 31/5/1। तीनों सेट जो हैं वो लगभग एक से थे, उनमें कुछ ही प्रश्न का अंतर था। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं वो प्रश्न हुए फिजिक्स का। जो प्रश्न है पहले केमिस्ट्री का दिया गया है, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 17, 21, 22, 27, 28, 34, 37 क्वेश्चन जो है ये 20 केमिस्ट्री का है। फिजिक्स का 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 36 और 39 है। बायो का 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 24, 23 भी है, 29, 30, 33, 35 और 38 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे। तो बिना किसी देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्स, वाई एंड जेड मस्ट बी रेस्पेक्टिवली। तो आपको इसमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू बताना है। तीनों की वैल्यू आपको दी गई है, उन तीनों की वैल्यू में आपको दिया गया है एक्स, वाई, जेड की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देने पर आप क्या पाएंगे कि Zn जो है इसके लिए हमें बैलेंस करना है। तो हमने 2Zn लिया, तो हमारा प्रोडक्ट में भी 2ZnO आ जाएगा। अब हमें NO2 को और O2 को, तो इन दोनों को लेना है। तो NO2 को जब हम करेंगे तो Z आ जाएगा। यहाँ हमने 2Zn लिया तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा C। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में ही कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इनके ABCD पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताया गया था कि जब केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सो दैट्स वाई C+O2 इक्वल टू Ca2 इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, another B is combination reaction, C is combination reaction, but D is not a combination reaction, that is your redox reaction. So let's see question number third, the salt present in tooth enamel is। तो टूथ एनामल में कौन सा साल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो होता है कैल्शियम फास्फेट। फर्स्ट ही आपको आंसर दिया गया है इसमें आपको कोई अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एनेमल को कहा जाता है दंतवल्क। फोर्थ क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपको पता ही है कि कैसा होता है। तो जो pH होगा वो pH होगा आपका 7। अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। तो थर्मिट प्रक्रम में इसका उपयोग किया जाना है। क्या किया गया है इसमें, व्हेन एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई। तो एक्स को जब हीट किया जाता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और आपके ऑप्शंस में भी सारे ऑक्साइड दिए गए हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जो उभय धर्मी प्रकार का है, जिसकी प्रकृति क्या है, उभय धर्मी है। तो एक्स और वाई आपको बताना है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। और जब एल्यूमिनियम लिया है तो उसी का ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा, Al2O3। दैट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज। तो आपको जो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ने के लिए चैप्टर में दी गई हैं उनमें क्या आता है, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, घुलनशील विलेय जो होते हैं उनका परिवहन, तो ये परिवहन कहलाता है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टच अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। तो इसको हमने एक शार्ट आपको बताया था। वो शार्ट क्या था कि जो ग्राही होते हैं फिर वो संवेदी में चले जाते हैं, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका प्रेरक और हाथ में प्रभावक मतलब कार्यकर। तो ये आंसर आ गया आपका C आंसर, RSRME। ये हमने इसको याद रखने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
तो 8th क्वेश्चन में दिया है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो आपको हमने हिंदी में भी बताया था, कई बच्चों का निवेदन था कि सर आप हिंदी में भी वीडियो बना दीजिए, पेपर हल कर दीजिएगा ताकि हमें ये पता चल सके। तो आपने पढ़ा हुआ है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत, और ऐसे ही आपको क्या है पेपर में भी इसी तरीके से ये वर्ड का यूज़ हो जाता है। ज्ञानेंद्री और घ्राणग्राही, ये दोनों चीज़ें आई हैं वर्ड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ऑल फैक्ट्री जो है ये किससे संबंधित है, ये है नोज से, सूंघने से संबंधित है। नेक्स्ट आया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब अब प्लेसेंटा से संबंधित नहीं है, ये बात ध्यान रखना 9th वाले क्वेश्चन में। तो प्लेसेंटा से क्या संबंधित नहीं है, इट इज़ अ डिस्क एम्बेडेड इन यूटेराइन वाल, ये तो बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स विल्लाई ऑन द एम्ब्रायोसाइड्स ऑफ द टिश्यू, ये भी सही है। इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस, बहुत कम सरफेस एरिया होता है जो भ्रूण को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए, नहीं, ये एक बड़ी नली होती है। तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा गलत है, जो कि आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, select from the following the conditions responsible for the rapid spread of bread mold on a slice of bread। तो इसके लिए क्या क्या है, केवल लो टेम्परेचर इसके लिए नहीं है, केवल फंजाई जो है हाइफा जो है वो, फंजाई का हाइफा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, जितने ज़्यादा स्पोर्स होंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उतना ज़्यादा वो एरिया कवर करेंगे। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, दोनों कंडीशंस यदि ब्रेड में अवेलेबल हैं तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विथ अ ब्लैक पेपर। तो ऊपर के आधे लेंस को क्या किया गया है, कवर कर दिया गया है, ढक दिया गया है, काले कागज़ से ढक दिया गया है, मतलब लाइट पूरी तरीके से एंटर नहीं करेगी। और जब लाइट पूरी तरीके से एंटर नहीं करेगी तो आपको पता है कि द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस एंड इट इज़ योर आंसर। सो 11th का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 12th आया द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। तो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, तो हमने आपको बताया था RDIR। तो ये क्या है, कैसे करना है, इसमें आर क्या है, तो आर है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या आता है, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के बाद क्या आता है, IR का इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आंसर आ गया आपका बी, अपवर्तन, परिक्षेपण, परिक्षेपण को विक्षेपण भी कहा जाता है, और आंतरिक परावर्तन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। क्या दिया गया, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो कौन सबसे कम बैंड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ण के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो सबसे ऊपर आता है रेड कलर, और रेड कलर के लिए ही कांच का अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम होता है, इसलिए रेलवे में रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इससे को रिलेट करके ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ही पूछा गया है। 14th नंबर, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेटिज। तो वो क्या होता है, सोलेनाइड होता है वो। और ये क्वेश्चन आपको आगे पूछा भी गया है, इसी को रिवर्स करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। 14 का आंसर सी है। क्या है, आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द डायग्राम। इन दिस फील्ड an electron and a positron enter as shown. The electron and positron experience forces। कैसी फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो, पॉजिट्रॉन पर लगने वाले, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर लगने वाले बलों की दिशा आपको बताना है। तो दिशा क्या है, दोनों पर कागज के तल के भीतर की ओर जो है वो दिशा होती है, वो पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा प्राकृतिक
कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो आपने पढ़ा हुआ है कौन कौन से हैं, पॉन्ड है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, तो कौन नहीं है, तो क्रॉपलैंड नहीं है। अब 17 से 20 क्वेश्चन तक आपको दिया गया है क्या, असर्शन रीजन वाले। तो इसमें आपको दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सा सही कौन सा गलत, क्या सही व्याख्या करता है क्या नहीं करता है। यू वेल नो दैट। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन सम वेजिटेबल्स ऑयल आर हेल्दी, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। सो योर ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, assertion sex of the children will be determined by what they inherit फ्रॉम देयर मदर। अरे ये तो बिल्कुल गलत है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट्स वाई असर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीजन क्या दिया है, वुमन है डबल एक्स क्रोमोजोम्स, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें 2 XX होते हैं, फादर में XY होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट, question number 19, electron move from lower potential to higher potential in a conductor। ये असर्शन है। रीजन क्या दिया है, ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, इसमें बी आएगा आंसर आपका। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा आपका बी। ध्यान रखना बच्चों, यहीं गलती होती है। एक अच्छा बच्चा जो है 80 में से 80 नंबर का पेपर करके आता है, लेकिन असर्शन रीजन में उसके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई उसको 78 मार्क्स मिल पाते हैं। आंसर में जितना ज़्यादा ऑप्शनल, यदि आपने सही किया तो पूरा नंबर, गलत किया तो नंबर कट। असर्शन क्या दिया है अगला, ओजोन लेयर ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स the surface of the earth from harmful UV radiations। ये तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, केवल एक कहा है इनने, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर। नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो रीजन होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आया अगला, तो ध्यान रखना यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन में कई पार्ट में आपसे पूछा गया है। तो आप वीडियो स्किप करने की बजाय बहुत अच्छे से इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। तो यहाँ पर इसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए हैं। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, हीट करने पर कॉपर बनाएगा क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो पहला आंसर हो गया। आपको ध्यान रखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसके बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, पहले इसका आंसर लिखेंगे प्रोडक्ट फार्म्ड। बिल्कुल CBSE से लीनियंट बोर्ड कोई नहीं होता, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपने क्या लिखा, कॉपर ऑक्साइड लिखा पहला आंसर। कलर लिखा आपने, ब्लैक कलर आ गया उसका। अब इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी में एक पार्ट और दे दिया है क्वेश्चन का, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो अब आपको इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना देना है। 2Cu + O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू 2CuO। एंड ये आपकी देखो, ऊपर वाला जो है वो आधे आधे नंबर का है और ये वाला केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखना, आप यदि बैलेंस नहीं करेंगे इसको तो आपका आधा नंबर कट भी सकता है। इसी के अथवा में इसी चैप्टर से फिर एक क्वेश्चन दिया है, राइट केमिकल इक्वेशन
for the chemical reaction which occurs when the aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together. तो इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 इक्वस को रिएक्ट करना है Na2SO4 इक्वस के साथ में, और क्या बनेगा आपका, वो आपको अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट द सिम्बॉल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन। तो आपको अभी ये दो प्रश्न पूछ लिए, पहले में तो पूछ लिया इसने रिएक्शन का, तो आपको बता दिया BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl बनेगा। और इसमें ये 1 नंबर का हुआ, अगला इसमें 2 आयंस हैं तो BaCl2 लिया, मतलब क्रॉस वाला हम अप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि Ba2 प्लस, और दूसरी बार में इसी तरीके से SO4 2 माइनस आएगा, क्योंकि Na2 मालिक्यूल जो हैं Na के 2 मालिक्यूल SO4 को बैलेंस कर रहे हैं, तो SO4 2 माइनस आएगा। ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस लिखने पर ही आपको सही माना जाएगा, यदि आप इसको गलत लिख देंगे तब भी आपका सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लो एंड दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पूरा बता दिया गया है। अब क्यों बताया है, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, स्टेट 2 कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दीज 2 प्रॉपर्टीज़। तो इन 2 प्रॉपर्टी के बेस पर आपको 2 कंक्लूजन देना है। वो कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, तो आपको पॉइंट डालना है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का, और फिर इसके बाद आपको आंसर देना है। पहले वाला में आपको बॉइलिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो इसके ऊपर क्यों होता है, बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so they are showing low melting point and boiling point. Another सेकेंड वाला क्या पूछा है आपका, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पॉन्स में आपको आंसर देना है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉर्म एनी चार्ज पार्टिकल्स। यदि आप केवल इतना आंसर लिखेंगे, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, समटाइम्स while running the athlete suffers from muscle cramps. Why? क्यों? तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, इट कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो आपको मसल क्रैम्प का रीजन लिखना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। आप यदि केवल इतना बस लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, सो यू विल गेट 1 मार्क्स। अनदर क्वेश्चन आस्क्स, that is, how is the respiration in this case differ from respiration in this case differ from anaerobic respiration। अब मतलब यहाँ इनने इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ लिया आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन, whereas anaerobic respiration is happens in the absence of oxygen। Now you have to write end product. So in anaerobic respiration, carbon dioxide, water and energy is formed. Whenever in anaerobic respiration, lactic acid plus energy is formed। ये भी आपको चैप्टर से दिया गया है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है इसको। डेफिनेटली टीचर ने आपको आंसर्स इसके पहले ही समझा दिए होंगे और आपने इसे ऐसा ही लिखा होगा। ध्यान रखना, यहाँ भी 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 अलग अलग नंबर के। आपने केवल एक का आंसर दिया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले नहीं हैं। अगला इसके अथवा में दिया है, राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ। तो लिम्फ का दूसरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया इसने, क्या है लिम्फ का दूसरा नाम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, या इसे कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। अब इसके 2 फंक्शन पूछ लिए इनने, तो 2 फंक्शन आपके आधे आधे नंबर के हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। So you can write any 2 and you will get half and half, so 1 marks for this answer and 1 marks for your lymph another name. So next
Question number 24. Some unicellular organisms such as Plasmodium and Leishmania differ in the manner in which they reproduce. मतलब इसमें प्रश्न में ही आपको बता दिया कि प्लाज्मोडियम और लीशमानिया में सेम नहीं होता, दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है. नेम एंड एक्सप्लेन. तो इसमें प्लाज्मोडियम का बताइए पहले. प्लाज्मोडियम में कौन सा फीजन होता है? प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस विथ मल्टीपल फीजन्स. अब इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए कहा गया है. सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डाटा सेल्स. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा. दैट्स वाई आधा नंबर और आधा नंबर आपको 1 नंबर मिलेगा. नेक्स्ट दिया है आपका लीशमानिया. तो लीशमानिया क्या दिया है? लीशमानिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फीजन्स. तो आपको अब बताना होगा व्हाट इज बाइनरी फीजन. तो स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू 2 डाटर सेल्स इज नोन एज बाइनरी फीजन. So you will get another 1 marks for this answer. Now question number 25. The heat produced at a point due to concentration of sunlight by a convex lens burns a paper. ये आपको स्टेटमेंट दे दिया. अब इसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन्स. बताइए ऐसा क्यों होता है. तो ऐसा होने के लिए आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और वो क्या करता है, किस तरीके से आपको ये कंप्लीट करता है. तो आपको आंसर देना है द सनलाइट इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बाय कॉन्वेक्स लेंस विच जनरेट हीट causing the paper to burn. So it will your first answer A. It is also known as convergent lens and it converts the light into a focus point. Next, name the term in the context of the lens used given to the point at which the paper starts burning. तो अब पेपर स्टार्ट कहाँ पर मतलब पूछा गया है. इमेज कहाँ बन रही है? तो इमेज बन रही है कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस पर. कैसी इमेज बन रही है? व्हाट डज द ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द पेपर रिप्रेजेंट. तो ब्राइट स्पॉट क्या करता है? ब्राइट स्पॉट शो करता है रियल इमेज ऑफ सन. तो कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी. कैसी बनेगी? रियल बनेगी. किसकी बनेगी इमेज? तो इमेज बनेगी सन की, जो होगी डिमिनिश्ड. तो आपको ये भी सिखाया है आपके टीचर ने. आपने डेफिनेटली इसका आंसर इसी तरीके से दिया होगा. ध्यान रखना CBSE बहुत लीनियंट बोर्ड है, बहुत आसानी से नंबर देता है आपको, लेकिन जब आपने आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो. नेक्स्ट है हमारा, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन अप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम if the current drawn by a device is 25 milliampere. Find the time in which the electric source will be discharged completely. तो आपको बताना कितने समय में. अब समय आप डायरेक्ट सेकेंड में निकालेंगे तो भी आंसर आपका सही है. यदि आप कन्वर्ट कर देते हैं मिनट या आवर में तब भी आपका सही आ जाएगा. लेकिन आप इसको ज़्यादा आंसर में मत ले जाइए. इसको सीधा आप Q = I/T. यहाँ हमें T निकालना है. क्या दिया गया है हमें? Q दिया है 500 कूलम और I दिया है 25/1000 एम्पियर. मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तब आपका आंसर सही आएगा. एंड इट विल बी 20,000 सेकेंड. So 20,000 second is your correct answer for your question number 26. Now we are moving on section C. सेक्शन C में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. ये एक्सपेरिमेंट आपको बुक से डायरेक्ट दिया गया है. फर्स्ट चैप्टर से ही इसको इंक्लूड किया गया है, जो आपके टीचर ने कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का पाउडर लेकर सॉल्यूशन बनाकर उसमें नेल्स को इंसर्ट करके आपको बताया होगा किस तरीके से जिंक जम जाता है उसके ऊपर. तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है जो आपके टीचर ने करवाया होगा. एक्टिविटी में भी ये दिया गया है. हम पढ़ लेते हैं इसको, जल्दी से हल कर लेते हैं. बच्चों स्किप नहीं करना. पूरे पेपर में आपको हर चीज़ बताई जाएगी किस तरीके से आप 80 में से 80 नंबर ले पाएंगे. Study the experiment set up shown in the figure and write chemical equation for the chemical reaction involved.
तो आपको जो सेटअप दिया गया है इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है उसके बारे में लिखना है। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन गया। Fe आयरन हमने नेल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में लिया था। CuSO4 क्या है, हमने इसको पानी में सॉल्यूशन बनाया था तो एक्वस हो जाएगा। और ये क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा प्लस कॉपर बना देगा। तो कॉपर नेल्स के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा उसमें। और ये कौन सी रिएक्शन है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसको आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब आपको अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, फिर पूछा है, यहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अगला पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट, सॉरी लिस्ट 2 अदर मेटल्स। तो 2 और मेटल्स के नाम बताना है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में से कोई भी 2 मेटल के नाम उठा के लिख दीजिएगा। डेफिनेटली आपने रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल के नाम लिखे होंगे जिनके नाम आ सकते हैं। जिंक लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम लिख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं आप, कैल्शियम लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 मेटल के आपको नाम लिख देना है या सिंबॉलिक फॉर्म लिख देना है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, नेम द ओर ऑफ मरकरी। तो मरकरी के ओर का नाम बताओ पहले। तो मरकरी के ओर का नाम क्या होता है, सिनेबार होता है। स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है वो लिख देते हैं मरकरी फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये गलत है। आपसे पूछा गया है कि जो सिनेबार है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे जो है ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ध्यान रखना। यदि आपका आधा नंबर यहाँ कटा हो तो आप वैल्यूअर से नहीं मांग सकते इसमें। क्यों, क्योंकि आपको स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड पूछा गया है और वो मरकरी की लिक्विड स्टेट के बारे में नहीं है, ये सल्फाइड ओर के बारे में पूछा गया है आपसे। which the write the chemical equations along with the conditions required for the reactions involved in the extraction of mercury from its ore। तो आप इसे पूरा डिटेल में लिख सकते हैं या आपके पास समय है तो आप लिखें, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको लिख सकते हैं। जिसमें आपको लिखना है स्टेप में HGS को O2 के साथ में जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, HgO प्लस SO2। अब आप इसको बैलेंस कर देंगे तो 2HgS प्लस 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट्स कन्वर्टेड इनटू 2HgO प्लस 2SO2। अगेन 2HgO है, इसको फिर से हीट किया जाता है सो इट विल कन्वर्टेड इनटू 2Hg प्लस O2। तो आप दोनों इसके स्टेपिंग के बारे में लिख सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में आपकी बुक में दिया गया है वैसे आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इन 2 केमिकल इक्वेशंस के माध्यम से, रिएक्शंस के माध्यम से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29। बायो वाला क्वेश्चन है, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 एनिमल हार्मोन अलॉन्ग विद देयर ग्लैंड ऑफ सिक्रेशन। तो यहाँ पर आपको अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, 15 मिनट का टाइम आपको बार बार पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ हमने क्या पता किया, यहाँ हमें पता किया कि एनिमल हार्मोन लेना है और उनकी ग्लैंड का नाम भी लिखना है। अब कौन से लिखना है, एक्सप्लेन हाउ दीज हार्मोन्स हेल्प। ये हेल्प करते हैं किसमें, पहला दिया है आपको इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, मिड ब्रेन से लटकी हुई, हाइपोथैलेमस से लटकी हुई मटर के दाने के आकार की जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे आपने मास्टर्स ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका, सेकेंड आया आपका। अब इसमें क्या आ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ग्रोथ हार्मोन हेडिंग डालेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड आप डालेंगे तो आपको आधा आधा नंबर मिल जाएगा। ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स करता है, ये ध्यान रखना। इसे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। सो दैट्स विल योर आंसर। नेक्स्ट आया आपका क्या, सेकेंड में क्या दिया गया है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। सो मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। सो यू विल राइट थायरॉक्सिन हार्मोन एंड इट इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। सो योर 1 marks विल बी completed फॉर 2 आंसर। एंड क्या करता है ये, क्या रेगुलेट करता है? सो इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये इन तीनों को आपको लिखना होगा इस आंसर में। नेक्स्ट, बहुत जल्दी हम इस पेपर को हल कर लेंगे। आपको पता चल रहा होगा कि आपने अपने आंसर्स क्या लिखे हुए हैं, कहाँ आपके नंबर कट होने वाले हैं, कहाँ आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आप पूरा पेपर देखेंगे तो आपको, अभी 10 प्रश्न और रह गए हैं तो उनके बारे में भी पता चल जाएगा। मेंडल क्रॉस्ड प्योर टाल पी प्लांट। देखो यहाँ पर इनने क्या लिया है, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर लिया है विथ शॉर्ट पी प्लांट्स ऑब्टेन्ड F1 प्रोजेनी when the plant of F1 progeny were cell pollinated plant of F2 progeny were obtained। तो इसमें आपको स्मॉल टी कैपिटल टी लेकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाना है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को आपको F2 प्रोजेनी, मतलब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा का पूरा बनाना है, उसी से आंसर होगा। लेकिन अब आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है, क्या लिखना है आपको, वो आप सुन लीजिएगा। What did the plant of F1 progeny look like? So they will all the tall plant, क्योंकि give their gene combination। तो जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपको कैपिटल टी से एक गैमीट बनाना है, स्मॉल टी से स्मॉल टी बनाना है, दोनों को क्रॉस कराना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा आपका। ये होगा। आपको दो डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं लेना है, ध्यान रखना इसमें। यदि आपने यहाँ गलती की होगी तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, जो क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। वाई कुड द जीन फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी? तो क्या रीजन था, रेसेसिव ट्रेट्स जो थे कांट बी एक्सप्रेस्ड, स्मॉल टी can't be expressed in presence of dominant traits, or you can write only dominant traits will represent in F1 progeny। और ये कैसे हैं, ये हेटेरोजाइगस हैं, ये सेम नहीं है। नेक्स्ट है क्या, राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी। तो F2 प्रोजेनी में आपको डोमिनेंट कितने हैं, रेसेसिव कितने हैं, ये लिखना है। तो डोमिनेंट आप लिखेंगे या टॉल लिखेंगे, प्योर टॉल लिखेंगे आप। हाइब्रिड टॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर और हाइब्रिड दोनों को मिला के हमारा रेशियो हो जाता है 3:1। तो आप हाइब्रिड टॉल भी लिख सकते हैं इसमें। और 1 जो है आपका वो क्या आ जाएगा, शॉर्ट प्लांट आ जाएगा। क्या कंक्लूजन हुआ इसका, इस क्वेश्चन में आपको स्टेट द कंक्लूजन भी लिखना है आपको। मतलब आपने यदि ऐसे ही लिख दिया, पॉइंट नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं डाला, तो हो सकता है आधा नंबर आपका कट जाए। क्या होता है, टाल ट्रेट इज डोमिनेंट एंड short trait is recessive, so they can't be expressed in F1 generation। In F2 generation, purity of gametes, so they will express themselves। Next, question number 31, study the diagram given below and answer the questions that follow। अब इसमें आई वॉल का दिया गया है, आई वॉल के पीछे इमेज बन रही है, मतलब आपको समझ जाना है कौन सा है। ज़्यादा बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, तो हमने आपको शॉर्टकट में सिखाया था, बड़ा है तो बड़ी स्पेलिंग वाला लिखना है आपको। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए आपको हमने याद करवाया हुआ है कि कौन सा लेंस यूज़ करना है बड़ी स्पेलिंग के लिए, छोटी स्पेलिंग वाला लेंस। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स की स्पेलिंग में भले ही एक का अंतर है, लेकिन बड़ी स्पेलिंग के लिए छोटी स्पेलिंग वाला लेंस और छोटी स्पेलिंग के लिए बड़ी स्पेलिंग वाला लेंस।
तो यहाँ हाइपरमेट्रोपिया आया और उसके लिए आया कॉन्वेक्स लेंस आएगा। तो ये दो आंसर आप लिख देंगे तो आपको आधा आधा एक नंबर तो पक्का। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन, ये हमने पहले ही बता दिया। तो क्या आ गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्यों हुआ ये? तो ये हुआ या तो आई लेंस या फिर सिलियरी मसल्स के डिफेक्ट के कारण हुआ ये। नेक्स्ट में क्या पूछा गया आपको, लिस्ट 2 कॉसेस ऑफ दिस इफेक्ट। क्या हो गया? तो आपकी आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, आई बॉल या तो छोटी हो गई। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बड़ी हो गई। आप दूसरा रीजन भी इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। सो यू विल गेट टोटल 1 मार्क्स, हाफ एंड हाफ फॉर बोथ द आंसर। थर्ड वाले में 3 नंबर का है, हर एक में 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आधे आधे नंबर का कहलाया। और आपको 3 पूरा कब मिलेगा? जब आपने पॉइंट वाइज इनके आंसर दिए होंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठी कहानी लिख दी। आपको फर्स्ट डाल के फर्स्ट का आंसर लिखना है, सेकंड डाल के सेकंड का आंसर लिखना है, थर्ड डाल के थर्ड का आंसर लिखना है। कई बच्चे यहाँ पूछते हैं सर हम तो लेखा आए थे कहानी पूरी की पूरी और हमने पूरा आंसर लिख दिया था, उसमें हमने थोड़ा बहुत छोड़ा था, हमें नंबर नहीं मिले। तो क्यों देंगे नंबर? जब आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर में पूछा गया है तो आप उतने में लिखिए ना। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा थर्ड वाले का। क्या करेंगे? नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट। तो हमने आपको बताया था छोटी स्पेलिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्ट दिस डिफेक्ट एंड स्टेट इट्स रोल इन दिस केस। तो आपको रोल भी लिखना होगा। अब रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर, हेल्प टू डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो वो आई लेंस की फोकल लेंथ को कम कर देता है, तो वो उसके रेटिना पर इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी के और में पूछा गया है व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ पर आपसे प्रिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक आगे पूछ लिया गया था आपसे प्रिज्म से कि कौन सबसे ज़्यादा बेंड नहीं होता है, कौन सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो दोनों के डिफरेंस को आप यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से, मतलब प्रिज्म के माध्यम से बताएंगे तो आपको यहाँ नंबर ज़रूर मिलेंगे। स्टेट इट्स कॉस। तो प्रिज्म का जो मटेरियल होता है वो क्या करता है? वाइट लाइट को इसके कलर में डिवाइड कर देता है। क्या होता है ये होता है डिस्पर्सन। वाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूंट कलर में डिवाइड कर देता है। क्या होता है? क्यों? कॉज इसका क्या है? डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट बेंड दो डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं? आपको डी निकालना भी इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो डेफिनेटली आपने इसमें विबग्योर के माध्यम से, बैजानी हपी नाला के माध्यम से, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप इंग्लिश में आंसर लिखें या हिंदी में आंसर लिखें, ये आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। बहुत जल्दी हम इसको पूरा हल करने वाले हैं। What happens when a bundle of wires of soft iron is placed inside the coil of a solenoid carrying a steady current? तो क्या बन जाता है? It is get magnetized, यह चुंबकीय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या रीजन है? नेम द डिवाइस ऑफ टेंथ। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। वाई इट इज कॉल्ड सो, क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट पासेस थ्रू द सोलेनाइड। तो आपको एक चित्र बना देना है सोलेनाइड का। ध्यान रखना, प्लस वाली में से अंदर जाएंगी, माइनस वाली में से निकल जाएंगी। बड़ी बैटरी, छोटी बैटरी, प्लस माइनस का फिगर का ध्यान रखना है, उल्टा चित्र नहीं बनाना है। और क्या अगला पूछा गया है आपसे? ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो आपको उसका चित्र बना देना है। व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट? क्या शो करता है? तो यूनिफॉर्म डायरेक्शन शो करता है। ये आपको ये ज़रूर लिखना है, यदि आपने ये नहीं लिखा तो आधा नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फुट चेन एंड फुट वेव। तो आपको दोनों के बीच में, फुट चेन के बारे में और फुट वेव के बारे में 1 या 2 डिफरेंस ज़रूर लिखना है, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट इसी में पार्ट आपको दिया गया है। इन अ फुट चेन कंस्टिट्यूटिंग ऑफ डियर, ग्रास एंड टाइगर
इन तीनों को मिलाकर क्या कहा इन्हें अब, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेज व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो अब आपको इफ़ कंडीशन लिखना है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेज तो क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ग्रास है, सो द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज, यू हैव टू राइट द पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज। नेक्स्ट आंसर में आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखना है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, तो ड्यू टू स्टारवेशन या कोई भी कंडीशन आप इंडिकेट कर दें, माइग्रेशन इंडिकेट कर सकते हैं आप, या लेस पॉपुलेशन ऑफ डियर, द थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज, माइग्रेशन हो जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगा, दूसरे सोर्सेस को देखना शुरू कर देंगे, तो आपको डिक्रीज वर्ड ज़रूर यूज़ करना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेक्शन डी, क्वेश्चन 34 to 36, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ ferrous sulfate were taken in dry boiling tube and heated. Tiny water droplets were observed in the tube after some time. ठीक है, ये कहानी हमें यहाँ से पता चल गई। अब हमें प्रश्न क्या पूछा गया है, फ्रॉम वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, कहाँ से आई ये वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल की क्रिस्टलाइजेशन में जो एवोपरेशन हुआ हीटिंग के कारण, उससे जो वाटर के मालिक्यूल उसके अंदर थे, ये वाटर के मालिक्यूल बाहर निकल के आ गए और ये ही ड्रॉपलेट्स के रूप में आए। अब इन्हें देखो, इसी को पुख्ता करने के लिए एक बार बीच में कलर पूछा है, फिर वाटर मालिक्यूल पूछ लिया है आपसे। व्हाट कलर चेंज विल द ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग हीटिंग, तो क्या होता है, ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है वाइट कलर में कन्वर्ट। हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मालिक्यूल ऑफ FeSO4 क्रिस्टल, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया है कि कितने क्रिस्टल जो हैं, क्रिस्टल में FeSO4 में कितने वाटर मालिक्यूल अटैच्ड थे। तो आप चाहे SeVen लिख दें, चाहे 7 लिख दें, चाहे FeSO4.7H2O लिख दें, आपको यहाँ पर एक लिखने पर आधा मार्क्स मिलने वाला है। अब इन्हें पूछा बताओ कॉपर सल्फेट में कितने मालिक्यूल थे, सो CuSO4.5H2O। सोडियम कार्बोनेट में कितने थे, Na2CO3.10H2O। यहाँ पर फिर अगला आ गया, तीनों लिखोगे तो आपको आधा आधा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मालिक्यूल, तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। तो यहाँ पर आप चाहे 100 डिग्री सेल्सियस लिख दें, चाहे 373 डिग्री केल्विन लिख दें, हीट भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिएक्शन आपको देना होगी, या तो आप वर्ड में लिख दें या ऐसा लिख दें, CuSO4.2H2O ऑन हीटिंग CaSO4.5H2O प्लस 1.5H2O। और सेकेंड में आ जाएगा टू यूजेस, तो आपने बहुत सारे यूजेस पढ़े हैं डेकोरेशन के लिए, टॉयज़ के लिए, फ्रैक्चर्स, डॉक्टर्स used in to protect fractures, supporting fractures, bones, etc. You can write the answers. Next आपका दिया गया है an acid X present in tamarind, तो वो tamarind में X क्या प्रेजेंट होता है, वो होता है टार्टरिक एसिड when mixed with बाई। तो टार्टरिक एसिड बाई मतलब किससे, SP साहब को आपको याद रखना है। तो पहले आता है क्या, सोडा, फिर आता है क्या, पाउडर। तो बाई जो होगा हमारा क्या होगा, सोडा होगा, बेकिंग सोडा होगा। और बेकिंग सोडा का फार्मूला भी पूछा गया है आपसे इसी प्रश्न में, सो इट विल बी NaHCO3। मेक्स केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट एंड हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। तो आपको कुकिंग में यूज़ करना है इसका, केक बनाने में यूज़ करना है। तो ये क्या रिएक्शन हुई, NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड NH3, इनसे मिलकर क्या बना, NH4Cl बना, प्लस क्या बना, NaHCO3 बना। NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है। हाउ वाई इज प्रिपेयर्ड, तो ये वाई इज प्रिपेयर्ड की आपको पूरी की पूरी विधि बता दी गई है यहाँ लिखकर। नेक्स्ट आपका आया
राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन बाई यूज्ड एस एन एंटासिड्स। तो आपको एंटासिड्स के रूप में कई बच्चे इनो वगैरह लिख देते हैं। यहाँ पर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस लिखना है। ये आंसर आप लिखेंगे तो आपका ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आपका 35 क्वेश्चन है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्टिविटी से लिया गया है। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो एक्सपेरिमेंट आपको शोन किया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आपको वहाँ पर KOH वाला जो 2 बेल जार आपने लिए थे, उन दोनों में 2 पौधों को रखा था 72 घंटे के लिए या फिर कुछ समय के लिए, फिर 3 घंटे आपने धूप में रखा, फिर स्टार्च टेस्ट किया आपने। तो ये सारी की सारी कहानी आपको लिखना है, लेकिन इस कहानी लिखने के बाद में आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ज़रूर लिखना है कि जिसमें KOH रखा था, KOH with KOH did not turn blue black, the leaf of the potted plant B turns blue। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा दोनों का। फिर कंक्लूजन क्या होगा आपका? कंक्लूजन होगा कि KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है, इसलिए वो स्टार्च टेस्ट फेल कर जाता है। इसी के अथवा में आपको दिया गया है, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका अथवा वाला भी। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं दिया है, ये पूरे के अथवा में दिया है। ड्रा द डायग्राम ऑफ एन ओपन इंस्ट्रूमेंटल पोर। तो आपको डायग्राम बना देना है सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर लेबल करना है आपको, क्या लेबल करना है? गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट को लेबल कर देना है। तो गार्ड सेल आप बना दीजिए और उसी गार्ड सेल के अंदर जो पॉइंट हैं उनको आप क्लोरोप्लास्ट बना दीजिए। मेंशन 2 फंक्शन परफॉर्म्ड बाय स्टोमेटा। अब आपको स्टोमेटा के 2 फंक्शन दे देना है। तो वो किसके लिए होते हैं? गैसेस के एक्सचेंज के लिए हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के लिए हो जाता है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। Now question number 36. The potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to 1/3 of its initial value while its resistance remains constant। तो जब कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/3 ही आएगी इनिशियल वैल्यू की। What change will be observed in the current flowing though it name and state the law। तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? ओम्स लॉ लग रहा है। इसका स्टेटमेंट दे देना है आपको वीर बन जाना है। वीर बन जाना है मतलब V = IR आपको शो कर देना है, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको वो वाला करके आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमने आपको डायरेक्ट वीर बना ही दिया है। नेक्स्ट आपका आया सेकेंड वाले में, तो इसमें आपको रेसिस्टेंस को टोटल कर देना है। तो R = आपका आ जाएगा 30। लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या दिया है? 4 बैटरीज दी हैं जो कितने की हैं? 1.5 वोल्ट की हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आएगा। और टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा? 30 ओम आएगा। अब आप जब इस दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तभी आपके पास में आगे के दोनों क्वेश्चंस आपके सही होंगे, अन्यथा ये दोनों क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। करंट = क्या आ जाएगा? I = V/R = 6 वोल्ट बाई 30 ओम। तो 6/30 को 1/5 कर दें आप, तो भी आपका आंसर सही होगा। या फिर आप 0.2 एम्पियर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 10 ओम के बीच में पूछा गया है। तो V = IR, आपको वीर बन जाना है। तो वीर बनने पे क्या आ जाएगा? 0.2 × 10। तो आपका 2 वोल्ट का करंट उसके बीच में आ जाएगा। यही आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अथवा में एक प्रश्न आया, व्हेन इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेट टू बी 1 वोल्ट। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनीशन लिख देना है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनीशन लिख देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक सवाल हल करने के लिए दिया गया है जिसमें डायामीटर आपको 0.2 mm दिया गया है। तो आप इसे चाहें तो आप
कन्वर्ट करें पहले मीटर में, 2:10⁻⁻4 मीटर। आपको रेसिस्टेंस दिया गया है 14 ओम का, और रो की वैल्यू दी है 1.6×10⁻8 ओम मीटर। ए इक्वल टू हो जाएगा πd²/4, और आप हल करेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी 27.5 मीटर। आपका डायामीटर जो है जब डबल कर दिया तो ए डैश इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आर डैश कितना आ जाएगा, 3.5 ओम आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में 14 ओम दिया है, इसमें से 3.5 ओम को आप माइनस कर देंगे तो जो चेंज होगा वो आपका आंसर आ जाएगा 10.5 ओम। अब हमारे पास केवल 37, 38 और 39 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी आप मिला लीजिए। जल्दी से हम इनके आंसर बता दे रहे हैं पढ़ने की बजाय। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब आपको कार्बन और हाइड्रोजन बस लिखना है और दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, तब आएगा आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। नेक्स्ट आया आपका लिस्ट 2 प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो आप बहुत सारे इसमें दे सकते हैं कि इट कैन क्रिएट टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन पावर्स, एलोट्रॉप्स, यू कैन राइट एनीमन। नेक्स्ट दिया है राइट द फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, तो CHO, बॉन्ड बना के लिख दो, सिंगल लिख दो, कीटोन C डबल बॉन्ड O, राइट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन लिखना है, ईस्टर बनाना है आपको, CH3COOH प्लस C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOC2H5 प्लस H2O में, इसमें वाटर को अलग कर दिया जाता है और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एस्टर में। तो आपको ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन देना है, या इसी के अथवा में आपसे पूछा गया है व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, बहुरूपीय क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, बट डिफरेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ केवल एक का, ब्यूटेन का पूछा है आपको, किसी और दूसरे का नहीं बनाना है, तो ब्यूटेन के दो, एक तो सिंपल चेन वाला बना देना है और एक बीच वाले कार्बन से बनाना है। कई बच्चे साइड वाले कार्बन पे, तीसरे नंबर वाले कार्बन के सिर पे बना देते हैं, तो वो तो सेम हो गया फर्स्ट वाले जैसा। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 38, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है और एंथर कहाँ से, एंथर जो है वो स्टिग्मा पर उसी फ्लावर से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, अनदर फ्लावर से स्टिग्मा पर आते हैं एंथर, तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, कौन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो जो कलरफुल पार्ट है मतलब कोरोला है, तो कोरोला अट्रैक्ट करता है, इसको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। अब इनका क्या होता है, तो पेटल्स ऑफ हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द पार्ट ऑफ द डिफाइन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के मिलने से, फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ओब्यूल का फ्यूचर क्या होता है, ये हमने क्लास 6 से ही आपको पढ़ाया हुआ है, ओब्यूल और ओवरी के बारे में जब फ्लावर को डिसेक्ट करके आपको बता रहे थे, तो ओब्यूल का फ्यूचर होता है क्या, ओब्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में मैक्सिमम में, या इसी के अथवा में दिया गया है इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो आपको जर्मिनेशन वाले में बताया है कि पहले रूट बनेगी फिर सूट बनेगा, जो रूट बनेगी उसे आर से रूट, आर से रेडिकल, और जो सूट बनेगा, सूट को कहा जाता है प्लूमूल। और जो कोटिलेडॉन्स होते हैं, मेंशन द फंक्शन ऑफ कोटिलेडॉन्स, तो कोटिलेडॉन्स क्या करते हैं, कोटिलेडॉन्स स्टोर्स फूड मटेरियल।
बीज पत्र जैसे चना की जो दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, तो ये दोनों कार्टिलेडॉन्स, डाइकार्टिलेडॉन्स और मोनोकार्टिलेडॉन्स आपका बताया है। एंड नाउ वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज 39। क्या दिया है? डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इसके इसको आपको पढ़ लेना है। तो क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, प्रिंसिपल फोकस बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस इज करेक्ट आंसर। अगला क्या दिया है आपको? A ray of light is incident on a convex कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, यहाँ केवल एक ही क्वेश्चन आपका कॉनकेव मिरर का आया है, बाकी सभी कॉन्वेक्स के आए हैं। पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes through the principal axis from a point at a distance of 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? जस्ट डबल, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सी वाले पार्ट में क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो u इक्वल टू -10 आ गया। पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू, चूँकि ये मिरर है तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा प्लस का, ये दोनों गिवन में आ जाएंगे। फार्मूला लेंस है तो प्लस आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये दोनों प्लस माइनस होके क्या बन जाएंगे? 1/6। 1/6 मतलब क्या आ जाएगा आपका? 1/6 मतलब आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/6, मतलब v इक्वल टू आ जाएगा आपका +6 सेंटीमीटर, या इसी के अपोज में अगेन में सॉरी आर में आपको एक क्वेश्चन सी के अथवा में दिया गया है, जो कि मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये तो पहले ही से है। तो इसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। तो कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। इसमें आपको इमेज की लाइंस बना देना है, इमेज बना देना है, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हुआ। प्यारे बच्चों, ये पहला प्रयास था, अभी मैं नया हूँ इस क्षेत्र में, अभी न्यूली ज्वाइंड है, तो आगे हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो और दूसरे पेपर के हल करके देते रहेंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास जानकारी सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आशा है आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद बच्चों।